हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सबके सामने। आप सबको जैसा कि पहले भी हमारे प्रगति के टीम मेंबर के द्वारा बताया गया होगा कि अब आप लोग को प्रगति के एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। पहले आप सबको पता है कि हमने ऑनलाइन लाइव क्लासेस गूगल मीट के द्वारा पढ़ाया था बीच में। पता नहीं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट उसमें शामिल हुए थे, जुड़े थे, आई डोंट नो, मुझे इस बात का पता नहीं है। जैसे कि मैं मैसेज आपको अपने ग्रुप की तरफ से करवाया था तो इस बात पे स्पष्ट लिखा था कि हम एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस पे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझको उम्मीद था कि देर सवेर सरकार की अनुमति मिलने पर कोचिंग क्लासेस खुल जाएंगे। आपको भी उम्मीद रहा होगा, इसीलिए इतने दिन घर में बैठे बैठे सुख चैन से बढ़िया खा पी रहे हो, मोटा ताज़ा हो रहे हो, जैसे कि मैं भी हो गया हूँ, देख ही रहे होगे। तो ये उम्मीद था कि भाई क्लासेस देर सवेर शुरू हो जाएंगे तो क्यों अनावश्यक एप्लीकेशन के मोड पे जाएं, क्यों ऑनलाइन मोड पे जाएं, इसलिए हमने ऐसी कोई भी प्रयास नहीं किया। और आप सबको पढ़ाई के टच में रखने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हमने गूगल मीट के माध्यम से आपको क्लासेस उपलब्ध कराया था। पर अब जैसा देखते गए कि टाइम बीतते जा रहा है, कोचिंग को लेकर के सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, भाई कुछ भी तरह का भी है नहीं, ओवर एज है, वैक्सीन अभी आने नहीं हैं, पूरी अनिश्चितताएँ चल रही हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि CGPSC 2020 के वैकेंसी आ जाने के बाद यदि हम आपको किसी तरह की क्लास उपलब्ध ना करा पाएँ और इस वजह से यदि आप परीक्षा में सफलता अर्जित ना कर पाओ तो ये गलत होगा। इसलिए आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये एप्लीकेशन पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हमारा कुछ मेहनत इस पे अब शुरू हो रहा है और हम आपको एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पाने के लिए आप लोग, जिन लोग के पास पहुंच रहा है, उन लोगों ने तो हमारे थ्रू कांटेक्ट करके लिंक ले लिया होगा या गूगल प्ले से प्रगति के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा। परंतु और भी कोई दोस्त यार आपके जुड़ना चाह रहे होंगे, हमारे क्लासेस को पढ़ना चाह रहे होंगे, तो उसको आप ये लिंक शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ें और हम निरंतर आपको ये वीडियो उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। CGPSC के बारे में आप सबको पता होगा, मैं ज़्यादा समय अपने इन बातों पे नहीं लूँगा, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करें, प्रशांत सर को फ़ोन करें, गायत्री को फ़ोन करें, डिटेल पूछें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेकर सीधा विषय वस्तु पर आऊँगा। बस अपनी प्लानिंग बता दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। प्लानिंग ये है कि आप सबको पता है कि CGPSC की जो परीक्षा है प्री की, उसका जो पहला पेपर है वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही मेरिट सूची बनता है। और पहला पेपर में आपको पता है कि 2 पार्ट हैं, एक जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकंड। फर्स्ट में आपका इंडिया से रिलेटेड सारे जनरल स्टडीज़ हैं और सेकंड में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। 50 प्रश्न यहाँ से आने हैं और 50 प्रश्न यहाँ से आने हैं। तो 50 नंबर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, जबकि इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, साइंस, उन सबको मिलाकर 50 प्रश्न आने हैं और यहाँ अकेले छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न आने हैं। इसलिए आपको अपनी पूरी पकड़ छत्तीसगढ़ विषय पर बनाए रखनी होगी ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा में पास होने से कोई भी व्यक्ति न रोक सके। और इसीलिए मैं आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में सबसे पहले छत्तीसगढ़ विषय की क्लासेस से ही शुरू करूंगा। पहले छत्तीसगढ़ विषय के सारे लेक्चर मैं डाल दूंगा, अपलोड करवा दूंगा, उसके पश्चात ही मैं किन्हीं दूसरे विषयों को अपलोड कराने के लिए जाऊंगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी पुरानी वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड हैं या कहीं और भी अपलोड होंगी, वो सारी वीडियो आपको नहीं दी जाएगी। मैं पूरी तरह से नया रिफ्रेश क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस क्लासेस में मेरे प्रीवियस पढ़ाए गए क्लासेस की तुलना में अपडेटेड मटेरियल आपको मिलेंगे, अपडेटेड फैक्ट मिलेंगे जो आपको आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाए गए क्लास को या मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए गए क्लास को इस क्लासेस से कंपेयर मत कीजिएगा। और पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा था, सार्वजनिक सबके लिए डाला जा रहा था, तो उस पर अपन जैसा तैसा पढ़ा रहे थे। पर ये आपके लिए है, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे संस्थान में पंजीकृत हो रहे हैं उनके लिए है। तो आपके आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा विशेष तौर पर विशेष तथ्यों के साथ, अपडेशन के साथ आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इसको प्रचार करें। बाकी PDF चाहिए होगा तो गायत्री से कांटेक्ट करके आप PDF ले लेंगे,
मैं आपको केवल लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगा। आप जब मेरे इस लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो कृपया करके पेन कॉपी को साथ लेकर के बैठेंगे, अपने पुराने अगर नोट्स बनाए होंगे तो उसको लेकर के बैठेंगे, और जो भी चीज़ें नई मिलेंगी या अपडेट होंगी उसे आप अपडेट कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप का ग्रुप तो बना हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्लास को शुरू करने से पहले आप सबको निवेदन करता हूं कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हमारे संस्थान की होंगी, मिनिमम से मिनिमम जो भी होंगी, आप कृपया करके उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें ताकि आप तक लेक्चर्स पहुंचते रहें, वरना आपको दिक्कत होगी। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के वीडियो अपलोड कराऊंगा, तो आज मैं छत्तीसगढ़ के एकदम प्रारंभिक जो क्लासेस हैं वहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम छत्तीसगढ़ का विषय पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास, दूसरा पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ का भूगोल, तीसरा पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ में जनजाति, चौथा पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ में संस्कृति। ठीक है, इतिहास, भूगोल, जनजाति, संस्कृति। पांचवा पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ में राजनैतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था। ठीक है, पांचवा पढ़ना है हमको छत्तीसगढ़ में इसी में, ठीक है, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज। और अंत में पढ़ना है इसमें करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स। इतनी सारी चीज़ें हमको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पढ़नी है, ये बात को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से ही शुरू करता हूँ, उसके बाद बारी बारी लेक्चर डालते हुए मैं भूगोल, जनजाति, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, नगरीय निकाय, पंचायती राज और करंट अफेयर्स सभी के वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा मैं आपके इस एप्लीकेशन पे। पर कृपया करके आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये पूरी क्लासेस CGPSC 2020 को ध्यान में रख करके आपको उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के आदेश आने तक हम पूरे ऑनलाइन मोड में चलते रहेंगे। यदि इनके सरकार की कोई अनुमति मिलती है तो ऑफलाइन के बारे में हम डिस्कस आप लोगों से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं CG हिस्ट्री में शुरू करता हूँ टॉपिक को। कोई दिक्कत होगा, कुछ भी होगा तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके हमें बता देंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में हम शुरू करते हैं इतिहास। पहली बात तो भाई समझ लें कि इतिहास क्या है। इतिहास का सीधा सा मतलब है कि पुरानी बीती हुई जो तथ्य हैं, बात हैं, घटनाएं हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के बारे में जानने से पहले एक बात को समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह भारत के इतिहास के अनुसार ही चलता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास के अनुसार चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि भारत वर्ष के भीतर में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का जिस तरह से इतिहास बढ़ेगा या जिस तरह से विभाजित होगा उसी तरह से छत्तीसगढ़ का इतिहास भी विभाजित होगा। तो देखिए, हम छत्तीसगढ़ का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, उसे 3 कैटेगरी में कैसे बांटते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। हम इस इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कैसे? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और ऐतिहासिक काल। इस तरह से बांटते हैं। दूसरा बांटते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इस तरह से बांटते हैं। और तीसरा जो बांटने का तरीका है, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और तीसरा जो तरीका होता है वो क्या है? पाषाण काल, ठीक है, उसके बाद आता है धातु काल। पाषाण काल के बाद धातु काल। धातु काल को फिर हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कांस्य धातु काल, ताम्र धातु काल और लौह धातु काल। अब मेरी बातों को आप ध्यान समझिएगा
ये इतिहास का वर्गीकरण है, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का वर्गीकरण। हम जिस इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हैं वो ये है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक। लेकिन बांटने का कोई ना कोई आधार तो होगा, तो आधार क्या है उसको समझ लेते हैं। जब भाई इतिहास तो पुरानी घटनाएं हैं, इतिहास घट चुका है, तो घटे हुए इतिहास के बारे में जब पढ़ना होगा तो उसके लिए हमको कोई ना कोई तो सबूत चाहिए, कोई ना कोई साक्ष्य चाहिए जिससे हमको उस काल के बारे में जानकारी मिले। भाई हमारे दादा परदादा के बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? अपने माँ बाप से। हमारे माँ बाप बताते हैं कि भाई तुम्हारे दादा ने ये किया, तुम्हारे परदादा ने ऐसा किया, तो हमको जानकारी मिलती है। या उनके पुराने समय कोई चिट्ठी पत्री, कोई किताब, डायरी, दैनंदिनी कुछ भी मिल जाता है, तो उससे हम जानते हैं कि हमारे दादा वादा लोग के समय इस तरह की घटनाएं थी। उसी तरह से जो आज से 2000, 2500, 5000 साल पुरानी बात है, उसके बारे में भी जानने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य होना चाहिए। तो साक्ष्य भी दो प्रकार की होती हैं, एक वस्तुगत साक्ष्य और दूसरा लिखित साक्ष्य। तो साक्ष्य के आधार पर हम इसको इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जिस काल के बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती वो प्रागैतिहासिक काल है। ऐसा काल जिसकी जानकारी केवल वस्तुओं से होती है, लिखित से नहीं, वह प्रागैतिहासिक काल है। ऐसा काल जिसकी जानकारी लिखित साक्ष्य और वस्तुओं दोनों से होती है, वह आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐसा काल जिसकी जानकारी केवल लिखित में मिलता है, वह ऐतिहासिक काल है। केवल लिखित में मिले ऐतिहासिक, केवल वस्तुओं से मिले प्रागैतिहासिक, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और वस्तुओं प्लस लिखित से मिले तो उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो इतिहास का वर्गीकरण पहला किस आधार पर हो रहा है? वो हो रहा है साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वह वर्ष के आधार पर है, वर्ष के आधार पर। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो जब हम प्राचीन की शुरुआत करते हैं तो लगभग 2500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले, ठीक है, भारत का इतिहास शुरू होता है और यह चलता है 1206 ईस्वी तक, ईसा मसीह के जन्म के 1206 साल तक। मध्यकालीन चलता है 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक काल चलता है 1707 से 1947 ईस्वी तक। तो सन के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, ए, बी और सी, ये हो गया। और तीसरा जो आता है उसको अपन कहते हैं पाषाण काल और धातु काल। तो अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया, फिर कांसा का, फिर तांबा का, फिर लोहा का। तो पहला बांटते हैं पाषाण काल, दूसरा काटते हैं धातु काल, और धातु को भी फिर 3 भागों में बांटते हैं। इस तरह से समझ में आ रहा है? तो पाषाण काल वह काल है जिस समय मानव को किसी तरह का भी कोई ज्ञान नहीं था, किसी वस्तु का, किसी धातु का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ पौधों में, जंगलों के बीच रहता था, पहाड़ों में, गुफाओं में रहता था। उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसे हम पाषाण काल कहते हैं। अब समझिएगा, ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तो विभाजन का तरीका हो गया सन वाइज। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है वह प्राचीन इतिहास की शुरुआत भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। पहला जो टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, उस दूसरे टॉपिक को हम वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, दूसरे टॉपिक को वैदिक काल कहते हैं। यदि सन वाइज इसकी वर्णन करूँगा तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और वैदिक काल की शुरुआत करूंगा तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। आपको सन वाइज समझ में आएगा। मैंने पहले ही कहा है कि प्राचीन काल की शुरुआत भारत में 2500 ईसा पूर्व से होती है, और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम किसको लेते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बात को समझाता हूँ। प्राचीन काल का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको लिखित प्लस वस्तु दोनों से जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में भी लिखित प्लस वस्तु दोनों से जानकारी प्राप्त होती है।
और जिस काल में लिखित और वस्तु दोनों से जानकारी प्राप्त हो उस काल को क्या कहते हैं हम लोग? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राचीन काल के हिसाब से जो पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है वह साक्ष्य के आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल है। तो सवाल उठता है कि प्रागैतिहासिक काल में कौन लोग थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा बात, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांसे के बर्तन का ज्ञान हो चुका था। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता यदि मैं धातु के अनुसार देखूं तो धातु काल है। तो फिर सवाल उठता है कि पाषाण काल में कौन था? तो अब समझिए, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल ये दोनों की कनेक्टिविटी एक ही है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस समय इस धरती पर मानव समाज का अभ्युदय हुआ। मानव समाज के अभ्युदय का काल, ओरिजिन का जो समय है, उसको हम लोग पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। अब मानव इस धरती पर जन्म लेते ही सीख तो नहीं गया होगा बोलना, लिखना, कोई वस्तु बनाना, धातु पहचानना। तो वो अवस्था ऐसा अवस्था है जिस समय मानव को कुछ भी नहीं आता था। उसको, जिस अवस्था को हम मानव का आरंभिक अवस्था कहते हैं, उसको हम लोग सामान्य भाषा में आदि मानव का भी काल कहते हैं। तो ऐसा काल जिस समय मानव को किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं था, न पहनने का, न लिखने का, न खाने का, न कृषि करने का, उस काल को हम लोग आदि मानव का काल कहते हैं, मानव का आरंभिक युग कहते हैं। और मानव के आरंभिक युग की जानकारी के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल और केवल उनके द्वारा गुफाओं में बनाए गए शैल चित्र, ठीक है, उसके द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजार, लकड़ियों के औजार से ही हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि इस काल में मानव को लिखने की जानकारी नहीं थी, किसी धातु की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जो मानव है वह पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था। इसलिए इसी प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल दोनों एक ही हैं, इस बात को समझिएगा। और प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले की अवस्था है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास की पहली घटना सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में मानव को पहनना, घर बनाना, लिखना सभी चीज़ आता था। वो सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे, शिक्षक रूप से संपन्न थे, व्यापार रूप से संपन्न थे, वो बोल चाल में सभ्यता का विकास कर चुके थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता सन वाइज, ईयर वाइज, वर्ष के आधार पर पहली घटनाक्रम है। लेकिन उसके पहले भी भारत में लोग रहते थे जिनको हम आदि मानव कहते थे, और उनके काल को ही हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते हैं। पर हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि जब पूरे भारतवर्ष में मानव का अभ्युदय हुआ तो सभी जगह पे नहीं हुआ। भाई सीधी सी बात है, मानव का अभ्युदय वहाँ होगा जहाँ पे जंगल हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे पहाड़ हैं। तो ऐसी अभ्युदय का जो स्थान है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें से एक स्थल हमारा राज्य भी है जहाँ पे मानव के अभ्युदय का शुरुआत हुआ। इसलिए हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस बात पे गौरव होना चाहिए कि हम भारतवर्ष के उस स्थल से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सर्वप्रथम मानव का विकास हुआ, मानव का अभ्युदय हुआ। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ की जब इतिहास की शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं पढ़नी, हमको सबसे पहले पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। और जब इसको पढ़ लेंगे तब फिर हम सनवाइज आएंगे और सनवाइज में हम फिर शुरू करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आपको इतिहास का विभाजन समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो इतिहास का विभाजन किया ऐसा हर जगह होता है, चाहे वह विश्व का इतिहास हो, चाहे वह भारत का इतिहास हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ का इतिहास हो। अब देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल। लेकिन अब हम सीधा सीधा छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं या छत्तीसगढ़ का पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल क्या है इसको तो मैं समझा दिया। ऐसा काल जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, उस काल की जानकारी केवल वस्तुओं से मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिस काल में मानव जाति पत्थर के गुफाओं में निवास करता था, पत्थर के बर्तन, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था,
उसका जनजीवन पूरी तरह से पत्थरों पर आधारित था, उसे ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं। लेकिन पाषाण काल को भी मानव के विकास के क्रम के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। समझिएगा, ये जो पाषाण काल है, ठीक है, उसको मानव के विकास के आधार पर, समझिएगा, मैं इसको पर डिवाइड करता हूँ। पहला पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, ठीक है, समझते जाइएगा। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तीसरा उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। चौथा नवपाषाण काल। पहले इन चारों को समझ लीजिए, फिर मैं आपको पांचवा इसका खंड समझाऊंगा, और पांचवा खंड है आपका महापाषाण काल, महापाषाण काल। समझिएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल में मानव के जानकारी हमको किसी लिखित दस्तावेज से प्राप्त नहीं होती, केवल वस्तुओं से प्राप्त होती, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव जनजीवन का आधार पत्थरों पर आधारित था। पत्थर के गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पर पाषाण काल में ऐसा तो है नहीं कि मानव जन्म लिया होगा और सीधा काम करना सीख गया होगा। धीरे 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 मानव का डेवलपमेंट हुआ होगा। जैसे आप पढ़ते हो ना भाई, मानव पहले पूंछ था, फिर धीरे धीरे पूंछ विलुप्त हो गया, उसी तरह से उसका विकास होते गया है, डेवलपमेंट होते गया है। तो मानव की जो सबसे आरंभिक अवस्था है, उस अवस्था को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऐसा अवस्था जिस काल में मानव जनजीवन पूरी तरह से अस्थिर था। मानव अस्थिर था कहने का मतलब आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, परसों वहाँ पे है, अपनी जगह को डे बाय डे वह चेंज करते रहता था। क्यों चेंज करता था? क्योंकि उसका जनजीवन खाद्य सामग्री के संग्रहण और शिकार पर डिपेंडेंट था। तो जहाँ उसको खाद्य सामग्री आसानी से मिलती थी, जहाँ शिकार उसको आसानी से मिलता था, उस स्थान पर वो स्विच करते रहता था। तो पूरा पाषाण काल वह काल है जिस काल में मानव जनजीवन पूरी तरह से अस्थिर था। समझ में आ गया बात? खाद्य संग्राहक था। लेकिन मध्य पाषाण काल में जो दूसरा है, वह खाद्य संग्रह के अलावा, शिकार के अलावा उसने पशुओं को पालना भी सीखा, जिससे उसको मांस, दूध, ठीक है, और सुरक्षा सभी चीज़ें मिल पाती थी। तो जब उसने क्या बोलते हैं, खाद्य संग्रह के अलावा पशुपालन को सीखा, और सबसे बड़ी चीज़ मध्य पाषाण काल में वो है उसके द्वारा अग्नि की खोज, ठीक है। तो अग्नि की खोज और पशुपालन का कारण मध्य पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल से अलग करते हैं। मध्य पाषाण काल से आता है क्या? उत्तर पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल से उत्तर पाषाण काल में आने का कारण क्या है, समझिएगा। अब पहले यहाँ पे अस्थिर है, जब उन्होंने अग्नि की खोज किया, पशुपालन किया, तो धीरे धीरे वो अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ने लगे, एक समूह में, झुंड में रहने लगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? रात को उनको जंगली जानवरों से सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर आग की रोशनी से डरते थे। तो मसाल को जला करके किसी भी गुफा में रोशनी करके वो सभी लोग रात को एक जगह स्थिर हो जाते थे। भले दिन में कहीं पर भी घूमते रहें, कहीं पर भी खाद्य संग्रह करते रहें, लेकिन रात को उनका ठहरने का स्थान एक जगह निश्चित था, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में ठीहा कहते हैं। एक ठीहा फिक्स बन गया, और ठीहा फिक्स बन जाने के कारण उनमें परिवारवाद की अवधारणा विकसित हुई, परिवारवाद आ गया। समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूर्णतः अस्थिर हैं, कोई उनके बीच में आसपास सघनता नहीं है। यहाँ पे अग्नि की खोज हो गई है, और साथ ही साथ उन्होंने पशुपालन भी करना सीख लिया है, ठीक है। यहाँ पे परिवारवाद की अवधारणा आ गई अग्नि खोज के कारण, और नवपाषाण काल में उन्होंने कृषि करना सीख लिया। इन्हीं कारणों से हम इसको 4 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब समझिए, नवपाषाण काल तक इन लोग पत्थर का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन भारतवर्ष में नवपाषाण काल के बाद उनको धातुओं का ज्ञान हो गया, कांसा, तांबा, लोहा का। तो भारत में नवपाषाण काल के बाद धातु काल शुरू होता है, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के लोगों को, प्रागैतिहासिक काल के लोगों को धातु का ज्ञान नहीं हुआ।
लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ सीखी। वो नई चीज़ क्या थी? जो उनके संस्कार का हिस्सा था। क्या संस्कार का हिस्सा था? उन्होंने नवपाषाण काल के बाद जब एकजुट स्थान पर रहने लगे और उनके बीच से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगी, तो उस मृत्यु हो जाने पर उसके शव को दफना देने के बाद उस शव की स्मृति के लिए वो लोग बहुत बड़े बड़े पत्थर, समझ रहे हो ना, पत्थर समझ में आ गए ना, ढेला, ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों का जो समूह होता था उसको उसके लाश जहाँ पे दफनाए होते थे वहाँ पर ला करके रख देते थे पहचानने के लिए। या फिर लकड़ी का ऐसा जैसे क्रॉस लगाते हैं ना, ओ माय गॉड करके ऐसे लगा के रख दिए रहते हैं पहचान के लिए, क्रॉस उसी तरह से लकड़ी को लगा करके वो लोग रख देते थे ताकि पहचानने के लिए। चूँकि बड़े बड़े पत्थरों का ढेला मृतकों के स्थान को, दफनाने वाले स्थान को पहचानने के लिए लगाया जाता था, इसलिए इस काल को महापाषाण काल कहा गया। मेरे ख्याल से आप सबको क्यों ऐसा 5 भागों में बांटते हैं ये स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। अब समझिएगा कौन कौन सा जगह यहाँ पे भारत में इम्पॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में इम्पॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल की जानकारी हमको पल्लावरम मद्रास में प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। लेकिन हमसे भारत के बारे में पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में इसकी जानकारी मिलती है सिंघनपुर से, ठीक है, सिंघनपुर, महानदी घाटी, ये 2 बातें आप याद रखिएगा, महानदी घाटी। और दोनों का दोनों यदि कहाँ है आपसे पूछा जाए तो रायगढ़ में है। सिंघनपुर और महानदी घाटी, इन दोनों से हमें पूरा पाषाण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल की जानकारी मिलती है कबरा पहाड़ से। और कबरा पहाड़ कहाँ है यदि आपसे पूछा जाए तो ये भी कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, अगर आपसे उत्तर पाषाण काल की जानकारी पूछा जाए कि उत्तर पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उत्तर पाषाण काल की जानकारी मिलती है सिंघनपुर, महानदी घाटी, ठीक है, सिंघनपुर, महानदी घाटी, और तीसरा आता है आपका धनपुर। तो सिंघनपुर और महानदी घाटी आपको पहले से पता है रायगढ़ जिले में मिलता है, लेकिन धनपुर जो है वो कहाँ से मिलता है? तो बिलासपुर से मिलता है। ठीक है, धनपुर किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। लेकिन बिलासपुर से भी कटकर अब नया जिला बन गया है GPM, सबको पता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, GPM। तो अब ये धनपुर बिलासपुर के बजाय किस जिले में आता है? GPM में आता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। याद रखिएगा, धनपुर अब GPM में चला गया है। नवपाषाण काल की जानकारी तो मिलती है कहाँ से? अर्जुनी, ठीक है, चितवा डोंगरी और बोनटीला। ठीक है, बोनटीला याद रखिएगा, अर्जुनी दुर्ग, ठीक है, चितवा डोंगरी और बोनटीला राजनांदगांव। याद रखिएगा, अर्जुनी दुर्ग में है और बोनटीला और चितवा डोंगरी कहाँ हैं? राजनांदगांव में है। लेकिन जब महापाषाण काल की जानकारी आती है, देखिएगा मैंने बोला था कि मैं आपको नया फैक्ट बताऊंगा, तो ये नया फैक्ट याद रखिएगा, भुजगहन, मैंने एक नया फैक्ट आपको बताया, भुजगहन। तो भुजगहन, ठीक है, करही-भदर, चिर्रारी, ठीक है, सोरर, धनोरा, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहाँ से महापाषाण घेरों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। और ये सभी के सभी बालोद जिले में आते हैं। पहले दुर्ग जिले में आते थे, वर्तमान में सभी के सभी जिले, सभी के सभी जो महापाषाणकालीन स्थल हैं ये बालोद में आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको स्थल पहले आइडेंटिफाई कराया, प्लीज़ आप ध्यान समझिएगा। पूरा पाषाण काल की जानकारी सिंघनपुर महानदी घाटी से मिलती है, दोनों कहाँ हैं? तो रायगढ़ जिले में है। मध्य पाषाण काल की जानकारी कबरा पहाड़ से मिलता है, ये कहाँ है? तो रायगढ़ में है। उत्तर पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो सिंघनपुर महानदी घाटी धनपुर से मिलता है। सिंघनपुर महानदी घाटी कहाँ है? तो रायगढ़ में है। धनपुर कहाँ है? तो अब GPM में है। ठीक है, नवपाषाण काल की जानकारी अर्जुनी, बोनटीला और चितवा डोंगरी से मिलता है। अर्जुनी दुर्ग में है, बोनटीला, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है। ठीक है, महापाषाण काल की जानकारी भुजगहन, करही-भदर, चिर्रारी, सोरर और धनोरा से मिलता है, सभी कहाँ हैं? तो बालोद में है। लेकिन कुछ तो यहाँ से मिलता होगा जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, जो सिंघनपुर है एक जगह, महानदी घाटी भाई हो तो नदी का तट हो गया, मुहाना हो गया, लेकिन जो सिंघनपुर है उस सिंघनपुर से क्या क्या मिलता है उसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सिंघनपुर में यहाँ पर मिलता है हस्तचलित कुदाल, इसी को CGPSC ने
हैंड एक्स करके पूछ दिया है। ठीक है, तो हस्तचलित कुदाल पूरा पाषाण काल में मतलब पत्थरा का हथौड़ा, जिसको ऐसे लकड़ी में धर के फोड़ने के लिए, समझ में आ रहा है, पत्थरा का हथौड़ा, समझ में आ गया सबको। इसको हस्तचलित कुदाल कहेंगे या हैंड एक्स कहेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आप देख पा रहे हो कि कबरा पहाड़ है, तो कबरा पहाड़ में हमको मिलता है घड़ियाल, सांभर, छिपकली, लाल रंग में ना, याद रखिएगा सभी लाल रंग के गेरुए से पुते होते थे, और कहाँ बनाएंगे, गुफाओं बनाते थे। और पंक्तिबद्ध मानव समूह, याद रखिएगा पंक्तिबद्ध मानव समूह, ये सभी शैल चित्र हैं भाई। शैल चित्र कहने मतलब क्या हुआ, गुफाओं के भीतर शैल में इन सभी का चित्रण किया गया है। तो घड़ियाल, सांभर, छिपकली पंक्तिबद्ध मानव समूह कबरा पहाड़ से प्राप्त होते हैं। अब आता है उत्तर पाषाण काल। तो देखिए उत्तर पाषाण काल में फिर सिंघनपुर आ गया। तो सिंघनपुर में अब यहाँ पर आएगा मानव आकृति, अब आएगा मानव आकृति। तो मानव आकृति सिंघनपुर में मिलती है, पर वो कौन सा काल है, उत्तर पाषाण काल है। तो यहाँ पे मानव आकृति में कैसा मानव आकृति है भाई, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, डंडे नुमा, याद रखिएगा सीढ़ी नुमा, डंडे नुमा मानव आकृति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या अंग्रेजी में उसको कहेंगे मरमेड। तो यहाँ से मरमेड की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा सीढ़ी नुमा, डंडे नुमा मानव आकृति और मरमेड की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सिंघनपुर से। धनपुर में जो जीपीएम में है, वहाँ पे शैल चित्रों के अलावा कुछ जैन और बौद्ध धर्मों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा स्पेशली जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के। ठीक है, अब अर्जुनी, बोनटीला और चित्तौड़ डोंगरी, जैसे मैंने कहा कि नवपाषाण काल में लोग कृषि करना सीख गए थे, तो कृषि करना सीख गए थे, तो इस काल की जो जानकारी है, ठीक है, इस काल की जानकारी में छिद्रित घन औजार मिलते हैं, छिद्रित घन औजार। ठीक है, उसके अलावा क्या मिलता है, पत्थर के हल, पत्थर के हल, छिद्रित घन औजार और पत्थर के हल प्राप्त होते हैं। कबरा पहाड़ में एक बात और भूल गया बताना मैं आपको, वह है अर्धचंद्राकर हथौड़ा, अर्धचंद्राकर हथौड़ा। अर्धचंद्राकर समझ मतलब हथौड़ा बना होगा परिसाकृति की ऐसी, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकर हथौड़ा। और महापाषाण काल घेरे की बात करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे क्या होगा, एक लाश को ऐसा दफनाए होंगे और दफना कर उसके ऊपर ऐसे पत्थर का चट्टान रखे होंगे पहचान के लिए, इसे महापाषाण घेरा कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि महापाषाण घेरों का केंद्र किसे कहते हैं, तो भुजगहन। प्लीज़ याद रखिएगा, महापाषाण काल घेरे का केंद्र कौन है, भुजगहन। सर्वाधिक महापाषाण घेरे या 500 महापाषाण घेरे कहाँ मिले कहेगा, तो धनौरा। याद रखिएगा 500 महापाषाण घेरे कहेगा तो धनौरा, और महापाषाण का केंद्र कहेगा तो भुजगहन। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझिएगा, ये मैंने जितने स्थल बताए यही इंपॉर्टेंट स्थल हैं, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। पर ऐसा तो है नहीं भाई कि इन स्थलों के अलावा और भी स्थल खोजे नहीं जा रहे होंगे। ये वो स्थल हैं जो पहले खोजे जा चुके हैं, अब कुछ नए स्थल भी खोजे जा रहे हैं, लगातार खोजे जा रहे हैं। जैसे रायगढ़ में पूरा पाषाणकालीन कुछ स्थल खोजे गए हैं, ओंगना, कर्मागढ़, सोनबरसा, ठीक है, लेखापाड़ा, भात, ये सब स्थल खोजे गए हैं। आप मध्य पाषाण काल में आएंगे तो बस्तर में खोजे गए हैं गढ़ धनौरा, गढ़ चंदेला, ठीक है, ये सारे चीज़ स्थल खोजे गए हैं, भाथेवाड़ा, इस तरह से। उत्तर पाषाण काल में आएंगे तो नया स्थल खोजा गया है, मुपनसार गुफा बस्तर में ही खोजा गया है। ठीक है, नवपाषाण काल में आएंगे तो फिर इस पर खोजा गया है, इसमें आएंगे तो भातेवाड़ा, लेखापाड़ा, ऐसा बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं। पर उन स्थलों को परीक्षाओं में पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए चूँकि शॉर्ट टाइम है हमारे पास, तो उस अनावश्यक तत्वों को हम ज़्यादा ना पढ़ें। बाकी पीडीएफ में आपके पास आएगा, आपको डाउट होगा तो मैं और बता दूंगा। पर ये जो स्थल हैं और ये जो साक्ष्य हैं, इसको भूलना ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। पर नवीन स्थलों की खोज लगातार जारी है। ठीक, अब जो इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, शेयर कर नहीं पाएंगे, पर फिर भी थोड़ा देर एक बार देख लीजिए, यदि कुछ हो तो बाकी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, आपको जब भी दोबारा लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो बार बार प्रीवियस
वीडियो को प्रीवियस कर करके देखते जाइएगा, आपको सारा चीज़ दिखते जाएगा। आप पॉज का बटन दबाइएगा और नोट कर लीजिएगा कुछ चीज़ आपको नया लग रहा हो तो। चलिए आगे, अब कुछ फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसे आपको जानना चाहिए, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 बातें आपको नहीं बताई, एक भारत के बारे में क्योंकि उसको अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और दूसरा नवीन खोजेगा स्थलों, मतलब बताया पर उस तरह से मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। अब समझिएगा मेन फैक्ट जिसको समझना चाहिए। सबसे पहला, प्रागैतिहासिक काल से सबसे पहला 2 बातें, पहला स्थल के बारे में जानेंगे और दूसरा जो विद्वान हैं या खोजकर्ता हैं उनके बारे में जानेंगे। विद्वान या खोजकर्ता के बारे में याद रखिएगा। स्थल में देखते हैं, जब कहेगा कि सर्वाधिक शैल चित्र वाला जिला, शैल चित्रों वाला जिला, तो सर्वाधिक शैल चित्र वाला जिला है आपका रायगढ़, याद रखिएगा। लेकिन इसी को सर्वाधिक शैल चित्रों वाला जिला ना कह के कह दे क्या स्थल, तो हो जाएगा कबरा पहाड़, याद रखिएगा। सर्वाधिक शैल चित्र वाला जिला कहा तो रायगढ़ और सर्वाधिक शैल चित्र वाला स्थल कहा तो कबरा पहाड़ रायगढ़। लेकिन इसी में कह दिया जाए सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्रों वाला स्थल, प्राचीन शैल चित्र वाला स्थल, तो ये हो जाएगा सिंघनपुर। तो पहले नंबर पर है सिंघनपुर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कबरा पहाड़। प्लीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तीसरा बात यदि कहे कि ऐसा शैल चित्र वाला स्थल जो अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है, तो ऐसा स्थल है खैरपुर। खैरपुर भी आता है आपका रायगढ़ में, सिंघनपुर कबरा पहाड़ भी आता है आपका रायगढ़ में। फिर सर्वाधिक लंबी गुफा, प्रागैतिहासिक काल का सर्वाधिक लंबी गुफा जिसमें शैल चित्र है, ठीक है, तो सर्वाधिक लंबी गुफा है आपका बोतलदा, और बोतलदा भी कहाँ है आपका रायगढ़ में ही है, ठीक है। महापाषाण घेरों का केंद्र भुजगहन, मैंने पहले ही बताया था, महापाषाण घेरों का केंद्र कहेगा तो ये क्या हो गया आपका भुजगहन। भुजगहन कहाँ है भाई, बालोद में है, ठीक है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो स्थलों से जब कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे तो ये सारे फैक्ट स्थल संबंधित फैक्ट हैं। अब आते हैं अपन विद्वान या खोजकर्ता के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम है एंडरसन का। एंडरसन ने 1910 में सर्वप्रथम शैल चित्रों का अध्ययन किया। सर्वप्रथम शैल चित्रों का अध्ययन, सर्वप्रथम शैल चित्रों का अध्ययन करने वाला कौन है भाई, एंडरसन। कब किया, 1910। दूसरा रामेंद्रनाथ मिश्र, रामेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह। तो इन दोनों ने क्या किया भाई, इन दोनों ने पाषाणकालीन स्थलों का खोज किया, अध्ययन किया। पाषाणकालीन स्थलों का खोज, पाषाणकालीन स्थलों का खोज किया। कौन ने, रामेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह ने। तीसरा आता है भाई जे.आर. काम्बले। इन्होंने क्या किया, महापाषाणकालीन घेरों का अध्ययन किया। महापाषाणकालीन घेरों का अध्ययन, याद रखिएगा, महापाषाणकालीन घेरों का अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद कुछ और नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एम.जी. दीक्षित। पांचवा है अमरनाथ दत्त, ठीक। और छठवा है लोचन प्रसाद पांडे। ये तो एम.जी. दीक्षित, अमरनाथ दत्त, ठीक है, और लोचन प्रसाद पांडे, ये सभी नाम इम्पॉर्टेंट है। एम.जी. दीक्षित ने करी भदर का अध्ययन किया, याद रखिए, करी भदर मैं कहीं पर लिखा था, ठीक है। एम.जी. दीक्षित ने करी भदर का अध्ययन किया।
चुंबर ढाल पहाड़ी रायगढ़ में है, उसका अमरनाथ दत्त ने किया, और विक्रम खोल नामक पहाड़ी का अध्ययन लोचन प्रसाद पांडे ने किया। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं। एम.जी. दीक्षित करही भदर जो कि बालोद में है, इसका अध्ययन किया। अमरनाथ दत्त चुंबर ढाल पहाड़ी, इसको व्यापम ने पूछा है, चुंबर ढाल पहाड़ी जो कि रायगढ़ में है, उसका अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया। और लोचन प्रसाद पांडे जी ने, ठीक है, विक्रम खोल पहाड़ी, ये भी रायगढ़ में है, इसका अध्ययन किया। विक्रम खोल पहाड़ी, ये सभी के सभी स्थल प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, और इन सभी स्थलों को खोज करने वाले ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के विद्वान हैं। प्लीज़ नाम याद रखिएगा। एंडरसन ने सबसे पहले खोज किया 1910 में चलचित्रों का। रमेशनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल ने सही पाषाणकालीन स्थलों को खोज किया। जे.आर. कामले ने महापाषाणकालीन घेरों का अध्ययन किया। एम.जी. दीक्षित ने करही भदर का अध्ययन किया। अमरनाथ दत्त ने चुंबर ढाल पहाड़ी, ये कहाँ है, तो रायगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, रायगढ़ में है। ठीक है, और ये करही भदर, तो करही भदर ये कहाँ है, बालोद में है, इसका अध्ययन एम.जी. दीक्षित ने किया। चुंबर ढाल पहाड़ी का अमरनाथ दत्त ने किया, और विक्रम खोल का लोचन प्रसाद पांडे ने किया। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रागैतिहासिक काल, ये समाप्त होता है। ठीक है, आप इस वीडियो की वैलिडिटी जो आपके एप्लीकेशन में डलेगी, इसकी वैलिडिटी 6 महीना से साल भर तक रहेगी। आप इस वीडियो को बारंबार देखें। आप पिक्चर देखने के बजाय या म्यूज़िक सुनने के बजाय आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए। समझ में आ रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप प्रीवियस में बार बार देखिए, ताकि मेरे द्वारा बोले जाने वाला शब्द आपके कानों में बस जाए, आपको हर एक फैक्ट याद हो जाए। ठीक है, मैं किसी भी टॉपिक को रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आपको ही इसको सुनना होगा बार बार। तो चलिए ये टॉपिक ख़त्म करते हैं।